हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर कर लिया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये देखा कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमने 2 ग्राम के करीब फेरस सल्फेट लिया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लिया है और उनको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने रखा है। ठीक है, उसके बाद जब हमने नोट किया उस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर, ठीक है, तो पहले कुछ और था और जब हमने उसको बॉईल किया, ठीक है, बर्नर के ऊपर उसको हमने गर्म किया ट्यूब को, तो हमने देखा कि हीटिंग के बाद जो क्रिस्टल्स का कलर है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कलर में चेंज देखा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का, वो क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो ये है कि हमने फेरस सल्फेट लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये जो हमने फेरस सल्फेट लिया इसको हमने हीट किया, हीट से हमें फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो यहाँ पर जो हमारा जो हमारे क्रिस्टल्स थे, ठीक है, उनसे काफी चीजों की फॉर्मेशन हुई, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में। इसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट हो और वो मिलकर बहुत सारे प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, उस सिंगल रिएक्टेंट में हमने केवल हीट पास कराई जिससे हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, ठीक है, उनका कलर इस वजह से चेंज हुआ क्योंकि पहले जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे उनका फॉर्मूला था Fe SO4 .7H2O, और ये वाटर के जो क्रिस्टल्स हैं, बॉईल करने की वजह से ये जो वाटर के क्रिस्टल्स हैं वो लूज हो गए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हीट करने की वजह से जो वाटर के क्रिस्टल्स थे वो यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हमें कलर में चेंज देखने को मिला। ठीक है, और 3 चीजों में ये जो फेरस सल्फेट था वो टूट गया, हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड है वो एक टाइप का सॉलिड है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें SO2 और SO3 की, ये जो है वो हमें गैसेज स्टेट में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक चीज हमें कंक्लूजन मिला कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसमें एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है और वो जो एक रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन है, जैसे कि ये दूसरी रिएक्शन है, यहाँ पर जो लाइम स्टोन है वो हमने लिया है CaCO3, उसको जब हमने हीट किया तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया। अच्छा, ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिनमें हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, और एंड में हमें हीट नहीं मिल रही है, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऊपर वाली फेरस सल्फेट भी एंडोथर्मिक है और नीचे वाली जो रिएक्शन है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, ये भी एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट का एंड हो गया है और वो एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसको हम लाइम और क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे जरूर से जरूर पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका
इसके काफी सारे सारे यूजेस हैं, जैसे कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है बाय हीटिंग, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो इस एक्टिविटी 1.6 में दे रखा है कि हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया है और उसको एक ट्यूब में बॉईल किया है, ठीक है, या फिर हीट किया है। तो यहाँ पर हमें दूसरी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया और उसको हमने जब हीट किया तब हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो था वो यहाँ पर 3 चीजों में टूटा। ठीक है, फर्स्ट लेड ऑक्साइड, सेकंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शंस को ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपसे सारी रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि किस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, तो आपको इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 में बताया गया है कि आपने एक प्लास्टिक का मग लिया है, उसमें 2 होल्स किए हैं और रबर स्टॉपर्स लगाए हैं उन होल्स में। ठीक है, और कार्बन की इलेक्ट्रोड इंसर्ट की है और ये जो इलेक्ट्रोड है वो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट की गई है और इस मग को हमने वाटर से भर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से भरा है कि जो इलेक्ट्रोड है वो उसमें इमर्ज्ड हो जाए और हमने फिर इस वाटर के सॉल्यूशन में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। ठीक है, ये जो वाटर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 भी हमने ऐड किया है। ठीक है, H2SO4 भी हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो आगे फिर हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं जो कि हमने एक वाटर से फिल किया है और उसको इन्वर्ट किया है ओवर दी 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये 2 टेस्ट ट्यूब हमने उल्टा कर कर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगा दिए हैं। ठीक है, तो हमने अब करंट को स्विच ऑन किया है और इस एपरेटस को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो बबल्स हैं वो फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर और ये जो बबल्स हैं ये उस वाटर को डिस्प्लेस करेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या दोनों ही जगह सेम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब है वो जिस रिस्पेक्टिव गैस से फिल्ड है, ठीक है, उसको केयरफुली आपको हटाकर चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें एक्टिविटी में बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग गैसेस की आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो एनोड है वहां पर बनेगी ऑक्सीजन गैस और जो कैथोड है वहां पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस एक्टिविटी में ये हुआ है। आगे एक्टिविटी 1.8 में क्या बताया गया है कि आपने एक डिश में, एक चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है और जब आपने उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। क्यों हुआ है, तो यहाँ पर जो आपने व्हाइट सिल्वर क्लोराइड लिया जिसका कलर व्हाइट था वो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने के बाद ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन था सिल्वर क्लोराइड का वो देखने को मिला। ठीक है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड था जब आपने उसको सनलाइट दी तो वो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो सिल्वर है, ठीक है, AgCl है, उसको जब हम सनलाइट देंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो हमें व्हाइट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे कलर का देखने को मिलता है, व्हाइट कलर देखने को मिलता है। वहीं अगर जब हम नॉर्मल सिल्वर लेंगे तो वो हमें ग्रे कलर का देखने को मिलेगा जिसकी फॉर्मेशन बाद में हुई है। इसी कारण जो चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ था सनलाइट की प्रेजेंस में, वो थोड़ी देर बाद आपको ग्रे कलर की फॉर्मेशन देखने को उसमें मिलेगी।
ठीक है। सेम ऐसे ही आपका सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है, उसको भी अगर सनलाइट में हम रख दें तो वो दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है, एक तो सिल्वर और एक ब्रोमाइड। ठीक है। और ये जो आपकी रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, और नीचे वाली भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको एनर्जी चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, एदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से सुनिएगा कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उन्हें एक टाइप की एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर सके, और वो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहां पर कोई भी हीट, ठीक है, कोई भी लाइट, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि उसमें एंड में हमें कोई भी हीट देखने को नहीं मिल रही, हम रिएक्टेंट साइड पर हीट लगा रहे हैं, तब हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। थैंक यू।